तो डियर स्टूडेंट्स, आज काशी हिंदी संस्थान की ओर से आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश की एक प्रसिद्ध रचना है, इस नाटक के प्रथम अंक पर आज विचार प्रस्तुत किया जाएगा। आषाढ़ का एक दिन सारांश के रूप में आज विशेष रूप से मैं अपने विचारों को पेश करूंगा कि यह नाटक का जो प्रथम अंक है, जैसे ही पर्दा उठता है, इसमें बादल का गरजना और घनघोर वृष्टि का होना एक विशेष स्वर सुनाई पड़ता है। उसी बीच में जो अंबिका का जो घर है, अंबिका के घर का जो पारिवारिक जो स्थिति है, जो परिवेश है, उसको दिखाया गया। उसका घर लिपा पुता हुआ है, स्वस्तिक का चिन्ह बनाया हुआ है। उसी समय मल्लिका उस आषाढ़ के एक दिन की घनघोर बारिश में वह भीगी हुई है और भीग करके वह अपने घर में प्रवेश करती है। उस समय माँ जो है थोड़ी सी क्षुब्ध रहती है, थोड़ी सी नाराज रहती है। वह क्यों भीग करके आई है, कहाँ से आई है, तमाम स्थिति उसके मन में उठ रहे थे। और उधर वह मल्लिका भीगे हुए अनुभवों को अपने मन में सजो कर रखी है कि आज उसे इतना सुख की प्राप्ति हुई है, शायद उसे जिंदगी में ऐसा सुख का अनुभव नहीं हुआ था। यानी सुख के अनुभव की जहाँ तक बात है, बरसात के उन तरंगों को, हवाओं की उन लहरों को मानो अपने जीवन में, अपने हृदय में सदैव के लिए आत्मसात कर लिया हो। जीवन के जो वे लम्हे थे, उसके जीवन में खुशी की एक अलग तरंग पैदा कर रही थी। उसी समय वो माँ से बात करती है। माँ जो है धान को एक घड़े में से निकाल कर, सफाई करके, उसे झाड़ कर, पटक कर उसको दूसरे घड़े में डाल रही थी। प्राय जो ग्रामीण परिवेश का जो वातावरण होता है, गांव में किस तरह से महिलाएं निरंतर काम करती हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है। लेकिन माँ इस बात को लेकर चिंतित रहती है, अंबिका, कि मल्लिका का भविष्य कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा। उसमें लड़ता है, यानी जैसे ग्रामीण नवयुवतियाँ होती हैं, उसी तरह का भाव उसमें विराजमान है। वह कालिदास से अपार प्रेम करती है। कालिदास के साथ साथ वह भी प्राकृतिक सुंदरता में रच बस गई है। इस चीज़ को लेखक ने बड़े मार्मिकता के साथ दिखाया है। उसी समय कुछ घोड़ों के टापों की आवाज़ आती है। मल्लिका अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये किस प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। तो माँ स्पष्ट शब्दों में उसे बताती है कि बेटा, ये मत पूछो, ये आवाज़ें बड़ी अनिष्टकारी हैं। महामारी या युद्ध की कोई सूचना होती है, तब ऐसे ही राजघराने के द्वारा सूचना के लिए भेजी जाती है, और यह सूचना बड़ी ही अनिष्टकारी है। इसके बाद ध्यान देने की बात है कि अंबिका के द्वारा अग्निमित्र को मल्लिका के विवाह के लिए वह बाहर भेजती है। अग्निमित्र आकर के ये बताता है कि वहाँ पर शादी ठीक नहीं हो पाई। सारी बातें वो स्पष्ट रूप से बता देता है। इस बात को सुनकर मल्लिका को नाराजगी होती, बिना मुझसे पूछे मेरी माँ मेरी शादी तय करवा रही है। यानी यहाँ पर दो
दो पीढ़ियों के बीच में जो दूरियां होती हैं, जो अंतर होता है, जो द्वंद्व होता है, उसको कहीं न कहीं हमारे रचनाकार ने दिखाने का प्रयास किया मल्लिका और अंबिका की बातों से। यानी अंबिका सोचती है कि मेरे जीते जी मैं इसकी शादी तय कर दूं और मेरे माध्यम से शादी हो जाए, लेकिन मल्लिका अपने शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, बल्कि वह कहती है कि मेरा जीवन मेरी निजी संपत्ति है, इसमें किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वह अपनी निजी संपत्ति को वह कुछ भी माता को थोड़ा सा कुछ इस विषय में कुछ समझाती भी है, और यहाँ तक कि कहती है कि वह प्रेम करती है कालिदास से, उसका भावनात्मक प्रेम है, उसका प्रेम पवित्र प्रेम है, कोमल और अनश्वर प्रेम है। वह सारी बातों को स्पष्ट रूप से वह अपनी माँ को समझा देती है। यानी एक प्रकार से बता देती है कालिदास से उसका लगाव बहुत गहरा है, जो कि शब्दों में वो बयान नहीं कर सकती है। उसी समय कालिदास उसके घर में प्रवेश करते हैं, एक घायल हरिण शावक को लिए हुए हैं। बेचारा हरिण घायल है, उस बच्चे को लेकर, यानी हरिण के शावक को तीर मारा गया है, वह बेचारा घायल है, खून प्रवाहित हो रहा है। प्रायः होता है बच्चों, जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं उनमें हर जीवों के प्रति प्रेम होता है, और यहाँ पर हरिण शावक के बीच में कालिदास के हृदय में अपार प्रेम होता है। उसी समय जिस व्यक्ति ने उस हरिण शावक को घायल किया था, उस व्यक्ति का नाम था धंतुल, जो कि राजपुरुष था। उसने अपने तीर से उस हरिण शावक को घायल कर दिया था। इसके बाद में वह उस पर अपना अधिकार जमाता है कि घायल पक्षी चूंकि मेरे तीर से घायल हुआ है, इसलिए इस पर अधिकार, सबसे प्रथम अधिकार मेरा है। और दोनों के बीच में, कालिदास और उसके बीच में वाद विवाद भी होता है। मल्लिका जो है वह कालिदास का पक्ष लेती है और उस घायल हरिण शावक को जो प्राथमिक उपचार करना है वो प्राथमिक उपचार करती है। इसके बाद अंबिका जैसे ही कालिदास का नाम लेती है, कालिदास उसी समय, जब धंतुल को यह मालूम होता है कि कालिदास वही कवि कालिदास जिन्होंने ऋतुसंहार की रचना किया, ऋतुसंहारम, और इसी पुस्तक पर, ऋतुसंहार पुस्तक पर उज्जैनी राज्य व्यवस्था, उसको राजा ने राज्य कवि का पुरस्कार यानी राजपद को देने के लिए अपना निर्णय बना चुके हैं, और यह बात दंतुल को मालूम है। इसके बाद में दंतुल वहीं पर विनम्र हो जाता है और कालिदास के समक्ष झुक जाता है। उधर उज्जैनी के राजा ने ध्यान देने की बात है, आचार्य वररुच को ग्राम प्रदेश में भेजे हुए हैं कि जा करके कालिदास को ग्राम प्रदेश से ढूंढ करके उनको उज्जैनी के राजसभा में लाया जाए और उन्हें राज्य की सम्मान के साथ राज्यकवि का दर्जा दिया जाए। यानी आचार्य वररुच की मदद निक्षेप बहुत करता है, ग्राम प्रदेश में कालिदास को ढूंढता है और अंत में सफलता भी मिलती है। कालिदास वहाँ पर जाने के लिए तैयार, यानी उनका हृदय नहीं था कि मैं वहाँ पर जाऊँ अपना इस प्राकृतिक ग्राम प्रदेश को छोड़कर, क्योंकि ग्राम प्रदेश में वो पर्वत प्रदेश, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के घाटियाँ, सब कुछ कालिदास के हृदय पटल पर समाहित हो चुका था। कालिदास ऐसे प्राकृतिक सौंदर्यता को कैसे छोड़कर जा सकते थे?
अपना विचार स्पष्ट करते हैं कि वो जाना नहीं चाहते। और विलोम अंबिका को बताता है कि कालिदास और मल्लिका का प्रेम प्रसंग पूरे ग्राम प्रदेश में लोग जानते हैं, पूरे पर्वत प्रदेश में लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। दोनों के प्रेम के प्रकरण को लेकर कौन नहीं जानता, और ग्रामीण निवासियों में इन दोनों का स्थान यानी उनके हृदय पटल पर उतना अच्छा नहीं है। उधर मल्लिका और विलोम के बीच में काफी वाद विवाद भी होता है, क्योंकि विलोम कालिदास को बहुत स्वार्थी व्यक्ति को संबोधित करता है कि वह ठीक व्यक्ति नहीं है, यानी विलोम की दृष्टि में कालिदास ठीक नहीं थे, जबकि विलोम खुद ही नकारात्मक विचारों से भरा पड़ा है। उसमें दूसरे के प्रति अच्छी सोच नहीं है। एक प्रकार से कहा जाए, इस नाटक का अगर कोई विलेन है, कोई विलेन यानी कोई खलनायक है, तो वह विलोम है। यानी दूसरों के बीच में यानी उसके प्रेम प्रकरण को न सहन कर पाना और उल्टी सीधी बातें करना, और उल्टी सीधी बातें मल्लिका की माँ को समझाना, और माँ बेचारी चिंतित है यह लेकर के कि ये उसके जीते जी कम से कम इसका विवाह हो जाता, यानी मल्लिका का तो शायद अच्छा होता, क्योंकि हर माता पिता यही सोचते हैं कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएं, उनका घर बस जाए। यह माता की सोच होती है। यहाँ अंबिका की सोच इसी प्रकार की है, और वह मल्लिका के भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहती है। और उधर मल्लिका जो है कालिदास को बहुत समझाती है इसके बाद, अरे इतने अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देते हैं। अरे ये बड़ी गर्व की बात है, पूरे पर्वत प्रदेश के लिए बड़ी स्वाभिमान की बात है कि कालिदास को अगर वहाँ बुलाया जाता है उज्जैनी में, और उनको इज्जत के साथ अगर राजकवि की उपाधि प्रदान की जाती है और वहाँ रहने का मौका मिलता है, इस अवसर को उनको ग्रहण करना चाहिए। अंत में कालिदास भाई किसी की बात भले न माने, लेकिन मल्लिका की बात तो उनको माननी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में अंतरंग प्रेम था, और वह उत्साहित करती है कालिदास को। अंत में कालिदास जी मल्लिका की बात को मान लेते हैं और उज्जैनी के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद में उज्जैनी कालिदास जब चले जाते हैं, मल्लिका उनके कुशल मंगल के लिए, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए वह माँ जगदम्बा से बराबर प्रार्थना करती है कि हे माँ, हे जगत जननी, वह कालिदास अपने पद को बड़े ही प्रभाव के साथ उसको ग्रहण करें और उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जाए, और कवि के रूप में, नाटककार के रूप में उनकी भूमिका निरंतर अग्रसरित होते रहे। इस तरह से उनके स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करती है। यहीं पर प्रथम अंक समाप्त होता है। दूसरे अंक की कथा वस्तु मैं अगले अपने वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।